नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सोर्स आईएएस। तो चलिए आज हम लोग यहाँ से एक नया टॉपिक शुरुआत करेंगे और इसमें हम लोग एनसीईआरटी वाले पार्ट को कवर करेंगे। और चलिए एनसीईआरटी में आज हम लोग हिस्ट्री वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री में जो पहला जो टॉपिक है कब, कहाँ और कैसे, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्लास 6 का है, फिर आगे जो इसका लेक्चर होगा कंटिन्यू कवर करेंगे। तो चलिए बिना हम लोग टाइम वेस्ट किए हुए पढ़ते हैं। सबसे पहले जो अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे या तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन आता है कि कैसे पता लगाया जाए, क्योंकि देखिए हम लोग अभी बात करें तो बेसिक क्लास में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो हम लोग को ये पहले पता करना होगा कि आखिर हम लोग जो हिस्ट्री जो पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के बारे हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि आखिर कोई भी घटनाएं जो होती है ना हिस्ट्री में जो हो जाती है, जो बीत जाती है, उसको जानने के लिए जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं आखिर कैसे पता लगाएं कि आखिर कल क्या हुआ था या 2 साल पहले क्या हुआ था। तो बोला कि कैसे पता लगाया जाए। तो बोला कि ये सब पता लगाने के लिए कि कल क्या हुआ था, तो बोला कि हम इन सब को पता लगाने के लिए हम लोग रेडियो सुन सकते हैं, उसके बाद टेलीविज़न भी देख सकते हैं, उसके बाद अखबार भी पढ़ सकते हैं, या किसी अन्य व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो उस समय के बात करके कोई घटना अगर हुआ था तो उसके बारे की अगर उस व्यक्ति के पास स्मृति होगा या याददाश्त होगा उसको, तो वह उस घटना के बारे आपको जानकारी कर देंगे। तो ये हुआ क्या, ये हुआ बस एक कुछ समय के लिए, बात करें तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अधिक से अधिक 1 सप्ताह भी से बात कर सकते हैं या 1 महीना तक कर सकते हैं। तो बोला कि इन सब को हम सुन के हम पता कर सकते हैं कि कल क्या हुआ था। फिर उसी तरह से कहानी जो होता है ना कि जब बुक पढ़िएगा तो उसमें बताया गया कि जब कि अब फिर आप बात करें तो 100 साल हो गया, 200 साल हो गया या 1000 साल हो गया। बोला कि 1000 साल की जानकारी आप कैसे प्राप्त कीजिएगा? तो बोला कि 1000 साल की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है। अब चलिए जाइए, हम लोग वो खत्म किए। अब हम लोग जानेंगे अतीत के बारे में आखिर हम लोग क्या-क्या जान सकते हैं। देखिए, अब जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं, तो हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में हम लोग क्या-क्या जानते हैं। तो चलिए हिस्ट्री हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या-क्या जान सकते हैं। तो बोला कि सबसे पहले अगर हिस्ट्री हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जान पाएँगे कि जो हम लोग का जो पूर्वज थे, हम लोग का जो आदि मानव थे, वो आखिर सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो क्या खाते थे? आखिर वो खाने का उसका तरीका क्या था? उसके बाद उसके अलावा खाने के बाद वो कैसे कपड़े पहनते थे? उसके बाद बात करें तो किस-किस तरह के घरों में रहते थे, वो गुफ़ा में रहते थे या हम लोग जिस तरह से बिल्डिंग बना के रखे, इस तरह की बिल्डिंग में रहते थे। उसके बाद धीरे-धीरे बात करें तो आगे क्या हुआ, शिकारी हो गया, पशुपालक हो गया, कृषक हो गया या फिर शासक हो गया, व्यापारी हो गया, पुरोहित हो गया, शिल्पकार हो गया, कलाकार हो गया। उसके अलावा संगीत और वैज्ञानिक के जीवन के बारे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं। देखो जब हम लोग हिस्ट्री का जब इसका अंदर हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं, तो हम लोग बहुत सारी बातों को जानना शुरू करते हैं। तो शिकारी के बारे में भी जानेंगे कि वो हम लोग का जैसे कि पूर्वज था वो पशुपालक हुए, तो पशुपालक कैसे हुए, फिर वो कृषक कैसे हुए, फिर धीरे-धीरे से वो शासक बने, शासक के बाद धीरे-धीरे शिल्पकार, कलाकार, इस सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे जानेंगे, ठीक। और अतीत के बारे में अगर हम लोग और उस डीपली अगर हम लोग गहराई से अध्ययन करें, तो हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि जो हमारे जो मानव के जो पूर्वज थे, उसके जो बच्चे थे, वो बच्चे कौन-कौन से खेल खेलते थे, उसके अलावा वो कौन-कौन सी कहानियाँ सुना करते थे या फिर वो कौन-कौन से नाटक देखा करते थे, उसके अलावा वो कौन से गीत भी गाते थे। बोला कि अगर हम इन सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसके द्वारा? हम लोग हिस्ट्री के द्वारा। अगर हम हिस्ट्री को डीप वे से अगर अध्ययन करें, तो इन सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे पूछे कि अतीत के बारे में हम क्या-क्या जान सकते हैं, तो अतीत के बारे में ये जितने भी पॉइंट लिखा हुआ है कि ये सब के बारे में हम लोग अतीत के बारे जान जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोगों ने जाना कि अतीत के बारे में हम लोग क्या-क्या जाने। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब जो लोग थे, अब वो लोग पहले रहते कहाँ थे, इसके बारे में जानते हैं। तो बात करें कि कई लाख वर्ष पहले जो लोग थे ना, वो नदियों के किनारे रहते थे। देखिए, हम लोग का अभी भी रूल है, बात कीजिएगा देखिए जहाँ पर नदियों का बात करें, जहाँ भी नदियाँ अधिक मार्ग से गुज़री है, वहाँ पे देखिएगा आबादी की संख्या ना वो काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? नदियों के किनारे हम लोग क्यों बसते हैं? पहला कारण ये है कि हम लोग को जो नदियों के किनारे जो पानी का सुविधा है ना, काफ़ी प्रॉपर वे से मिल जाता है। बात करें राजस्थान का एरिया पार्ट लीजिए, जहाँ पे वो जो थार थार वाले जो रेगिस्तान वाला पार्ट है, वहाँ पे लोगों का जनसंख्या आपको आपको काफ़ी कम मिलेंगे। वही आप गंगा बात कीजिए, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, ये सब नदियों के किनारे आप जनसंख्या देखिएगा काफ़ी आपको भरा हुआ मिलेंगे। कारण ये है कि हम लोग का जो पूर्वज थे, क्योंकि देखिए हम लोग भी है ना, कहीं न कहीं अभी भी हम लोग पूर्वज का जो गुण था, जो मेथड था, कहीं न कहीं हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो बोला कि कई लाख वर्ष पहले जो लोग थे ना, वो नदियों के किनारे रहते थे। आज भी हम लोग नदी के किनारे रहना रहना पसंद करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर लिया, एक मेथड हम लोगों ने अपना लिया, जिसके कारण क्या हुआ, अब पानी को हम लोग घर में अपने व्यवस्था कर लिया। देखिए, पहले लोगों के पास तो ये तो नहीं था कि हम अपना जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे बोरिंग करवा लें, चापाकल करवा लें, या डीप बोरिंग करवा लें। तो पहले ये सब की टेक्नोलॉजी हमारे जो पूर्वज थे उसके पास नहीं थी, तो जिसके कारण हम लोग क्या करते थे, जो पूर्वज थे वो नदी के किनारे रहा करते थे। लेकिन अब हम लोग के पास ये टेक्नोलॉजी
आ गए हैं कि अब हम लोग क्या करें, पानी को हम लोग कहीं से भी ज़मीन से खोद कर उसको निकाल सकते हैं। इसीलिए अब क्या हुआ, अब हम लोग का जो रहने का एक तरीका था, वो अब हम लोग नदियों से किनारे से हटकर अब हम लोग शहर की ओर आ गए हैं, गाँवों की ओर बढ़ गए हैं। हाँ, तो इन सब के किनारे अब क्या हुआ, धीरे-धीरे हम लोग ना डेवलपिंग करना शुरू कर गया। लेकिन हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में हम लोग ज़्यादा बात करेंगे। हाँ, तो बोला कि कई लाख वर्ष पहले जो लोग थे ना, वो नदियों के किनारे रहा करते थे। हाँ, क्यों रहते थे? बोला कि इन नदियों के किनारे रहने वाले जो लोग थे ना, धीरे-धीरे क्या हुए, वह कुशल संग्राहक हुए। संग्राहक मतलब देखिए, जिस तरह से अभी हम लोग जो है, हम लोग खाना क्या करते हैं, हम लोग खाना मार्केट से व्यवस्था कर लेते हैं, हाँ। लेकिन हम लोग के जो पूर्वज थे, वो संग्राहक थे। संग्राहक किसको बोलते हैं? संग्राहक उसको बोलते हैं जो मतलब कि जंगलों से हो गया, जंगल हो गया, पेड़-पौधा हो गया या आस-पास के जितने भी जो जानवर है, उसको शिकार करके, हाँ, उस सबको मार करके जो अपने एक जगह खाने-पीने के लिए जो सामान को संग्रह क्या करते थे, उसी को हम लोग संग्राहक बोलते थे, हाँ। और बोला कि आस-पास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। मतलब कि जो हमारे पूर्वज थे, क्योंकि वो जंगल में किनारे रहते थे, मतलब कि नदियों के किनारे रहते थे और उन सब के बगल में काफ़ी घने जंगल रहते थे, क्योंकि खाने के लिए वो कहीं न कहीं जंगल से ही डिपेंड रहते थे। जंगलों से जो फल-फूल है, कच्चे फल है, उनको खाने का, प्लस में जानवरों का शिकार करना, इन सब वो फ बात करें तो सोर्सों से वो डिपेंडेंट्स थे, हाँ। जिसके कारण वो जंगल के बारे काफ़ी उसकी जानकारी थी। बात करें तो अभी के बात में, जैसे कि हम लोग जो शहर में रहते हैं, तो शहर के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि जंगल क्या होता है, तो शायद वो आपको उतना प्रॉपर वे से नहीं बता पाएँगे। कारण क्यों है, क्या है? क्योंकि उसने जंगल के बारे में उतना नॉलेज उसको पता नहीं, प्लस वो शायद वो देखे भी नहीं है। जिसके कारण उसको जंगल के बारे में पता नहीं था। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, वो जंगल में ही बड़े हैं, जंगल से ही पैदा हुए हैं और जिसके कारण उसको काफ़ी जानकारी थी, ठीक है? और बोला कि ये जितने भी जो लोग थे, ये सभी लोग क्या, जो भोजन के लिए क्या करते थे, जैसे कि हम बताएँ कि वो जंगलों के किनारे, नदी के किनारे रहते थे, तो वहाँ के पेड़-पौधे में जड़ हो गया, फल हो गया, फूल हो गया या बहुत सारे अनेक उत्पाद जो खासकर हम लोग जो पौधे से प्राप्त करते हैं, उन सबको वो क्या करते थे, उन सबको जमा करते थे और खाते थे, ठीक है? उसके बाद धीरे-धीरे इन इन सबको जमा करने के कारण या जानवरों को शिकार करने के कारण हम लोग हिस्ट्री में उसको एक अलग नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग आर्किटेक्ट कहेंगे, हाँ। जब भी अगर आपको आर्किटेक्ट शब्द आए, तो आर्किटेक्ट को हम लोग शिकारी के नाम से जानेंगे। शिकारी किसको बोलते हैं? शिकारी उसी को बोलते हैं जो दूसरे जानवरों को या दूसरे जीव को मारकर जो हम लोग भोजन को प्रबंध करते हैं, उसे शिकारी कहते हैं। अभी भी आपको आस-पास अगर आप देखिएगा कहीं-कहीं, अब तो कम दिखता है, लेकिन कभी भी गाँव एरिया में जाइएगा तो कहीं-कहीं आपको दिख जाएँगे, अभी भी बहुत सारे जो ट्राइब कम्युनिटी के जो व्यक्ति हैं, वो अब कभी भी दिख रहा है चिड़िया का शिकार कर रहे हैं, पक्षी का शिकार कर रहे हैं, ये सब आपको दिख जाएँगे, हाँ। चलिए आगे। अब थोड़ा देखिए, मैं जो बात कर रहा था कि जो लोग थे ना, वो नदियों के किनारे रहते थे, तो इनमें से चलिए अब हम लोग थोड़ा जानते हैं। इसमें देखिए, मैं कुछ नदियों का यहाँ नाम दिया हुआ है, जैसे कि देखिए यहाँ सिंधु नदी दिया है। सिंधु नदी मैं इसके बाद थोड़ा ज़िक्र करूँगा। देखिए सिंधु नदी, इसका देखिएगा थोड़ा यहाँ दिख रहा होगा। सिंधु का कौन-कौन सहायक नदी है, देखिए इधर से आप बात करें तो वेस्ट की तरफ से काबुल हो गया, जहाँ काबुल हो गया, उसके बाद झेलम हो गया, चीनाब हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया, व्यास हो गया। इन सब नदियाँ क्या है, वो सिंधु का एक सहायक नदी है। आगे उसी तरह से गंगा की बात करें तो देखिए, गंगा की बात करें तो एक यमुना नदी हो गया, सोन नदी हो गया, हाँ, और भी नदी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, हाँ। तो बोला कि इन नदियों के किनारे क्या करते थे, लोग रहा करते थे, हाँ, आगे। अब बोलेंगे, जानेंगे कि लोग कहाँ पे रहते थे, हाँ, चलिए। इसमें से देखिए 2 शब्द आया है कि उत्तर-पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। मैं पहले दिखाता हूँ सुलेमान की पहाड़ियाँ कहाँ है, देखिए। यहाँ देखिएगा, यहाँ जो काबुल नदी है, काबुल के नीचे देखिए ये है सुलेमान, हाँ, ये है सुलेमान, पाकिस्तान बॉर्डर में अभी चल गया है। हाँ, ये है सुलेमान की पहाड़ियाँ और नीचे है किरथर की पहाड़ियाँ, हाँ। तो बोला कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ किधर है? ये है उत्तर-पश्चिम, हाँ। तो बोला कि उत्तर-पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ अवस्थित है और इन पहाड़ियों के आस-पास बोला कि कुछ ऐसे स्थान मिले हैं, जहाँ पर जो लोग थे ना, लगभग 8000 वर्ष पूर्व, हाँ, हमारे जो पुरुष थे या स्त्री से, हाँ, इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना प्रारंभ किया। मैं फिर से देखना चाहता हूँ, देखिए, इधर यहाँ पे है किरथर की पहाड़ियाँ और यहाँ पे है सुलेमान की पहाड़ियाँ। काबुल के नीचे देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो वो अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर में अब वो आपको दिखेंगे, हाँ, ये ठीक है। तो बोला कि इन पहाड़ियों के आस-पास बोले कि ऐसे स्थान हमको अभी भी एविडेंस मिले हैं, जहाँ पर हमको क्या मिला है, खेती करने के कुछ मतलब कि खेती करने के कुछ हमको एविडेंस मिले हैं। उसमें से जैसे कि गेहूँ हो गया, जौ हो गया, इन सबको फसलों को किस तरह से उपजाया जाता था, इनके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है। आगे बात करें तो बोला कि इन लोगों ने धीरे-धीरे क्या हुआ, अब देखिए, अब तो खेती कर रहे थे, धीरे-धीरे लोगों में ज्ञान बढ़ते गया। वो क्या किए, धीरे-धीरे अब पशुपालक होते गए। ये क्या किए, जब पशुपालक होते गए तो वो क्या किए, धीरे-धीरे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, जैसे पशुओं को अब क्या किए, वो पालतू बनाना शुरू कर गए, हाँ। और वो अब जब पालतू बनाना शुरू किए, अब जब पालतू बनाना शुरू किया तो वो देखते हैं कि धीरे-धीरे खेती में अगर हम खेती करते हैं, तो कोई फसलों को बढ़ने के लिए भी एक वक़्त लगता है, हाँ। तो जिसके कारण वो क्या किए, वो एक जगह रहना शुरू कर दिए, हाँ। और जिसके कारण धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो क्या हो गए, वह एक हम लोग गाँव की तरह, एक समाज की तरह, वह एक समाज, एक गाँव की तरह वो रहना शुरू कर दिए, हाँ। चलिए आगे।
आगे बात करें, देखिए इस तरह जिस तरह हम लोग देखें कि अभी सुलेमान की और किरथर की पहाड़ियाँ, उसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों के आसपास भी ऐसे भी हमको प्रमाण मिले हैं, जहाँ पर लोगों ने कृषि का विकास हुआ था। इनके बारे हम लोग को एविडेंस मिलती है। हाँ, और बोला कि कृषि के विकास में सबसे पहले जो बात करें, जो प्रमाण हमको मिले हैं, वो हमें चावल के बारे में मिले हैं। जो बात करें तो विंध्य के उत्तर में हमको मिले हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गारो और विंध्य की पहाड़ियाँ। देखिएगा, यहाँ मैप है। देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ, थोड़ा देखिएगा। हाँ, देखिए यहाँ बगल में आपको दिख रहा होगा ब्रह्मपुत्र नदी। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देखिए यहाँ गारो की पहाड़ियाँ। हाँ, ये गारो की पहाड़ियाँ यहाँ पे हमको मिला, और थोड़ा सा यहाँ देखिएगा बीच में विंध्य की पहाड़ियाँ, देख सकते हैं मध्य प्रदेश में मिलेगा। तो बोला कि विंध्य की पहाड़ियाँ के, हाँ, बोला कि विंध्य की पहाड़ियाँ के आसपास जो हमको एविडेंस मिले हैं, वहाँ पे लोगों ने क्या किए, वहाँ पे लोगों ने चावल, हाँ, बात करें तो चावल को उपजाने का प्रमाण मिले। हाँ, ये होगा। और बोला कि चावल के उत्तर में, विंध्य के उत्तर में देखिएगा, ये विंध्य है, उत्तर के होगा, ये इधर पूरा पश्चिम उत्तर, मतलब कि जिस तरह से चंबल और यमुना नदी दिख रहा है ना, तो बोले कि उत्तर में चावल के एविडेंस हमको क्या उगाने के प्रमाण मिले। हाँ, चलिए आगे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग गारो और खासी के बारे में पढ़े कि यहाँ पे लोगों ने क्या हुआ, वहाँ पे लोगों को एविडेंस मिला है कि वहाँ के लोगों ने चावल उपजाने के प्रमाण हमको मिले। हाँ, आगे देखिए सिंधु नदी आया है, तो थोड़ा सिंधु नदी के है ना, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में सहायक नदी के बारे में बात किया था कि सिंधु नदी के सहायक नदी कौन कौन है। तो देखिए सिंधु नदी के सहायक नदी कौन कौन है, देखिए काबुल नदी, झेलम नदी, चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास। मैं एक बार फिर से मैप में दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा जूम मैं करता हूँ। देखिए देखिए अगर ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी की बात करें इधर से देखिए आप पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से काबुल नदी आती है, झेलम नदी आती है, चिनाब, रावी, हाँ, व्यास, सतलुज। हाँ, ये सब जो भी नदियाँ हैं ये सिंधु की सहायक नदी है। मैं गंगा के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि गंगा के बारे में आएगा फिर बार बार मैं यहाँ आऊँगा। हाँ, गंगा नदी दिख रहा है, गंगा नदी के देखिए बगल में यमुना नदी आ रहा है, इधर सोन नदी आ रहा है। हाँ, उधर से और भी बहुत सारी नदियाँ भी आके मिलेंगे गंगा नदी में। हाँ, देखिए मैं क्या बोला, सिंधु की सहायक नदियाँ एग्जाम में पूछे जरूर बता दीजिएगा। हाँ, कि सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदी है। हाँ, तो सिंधु की काबुल नदी हो गया, झेलम नदी हो गया, चिनाब नदी हो गया, रावी हो गया, सतलुज और व्यास। हाँ, ये हो गया सिंधु की नदी। हाँ, उसी तरह से बात करें, अब गंगा की सहायक नदियों की बात करें, तो गंगा की सहायक नदियों में आपको मिल जाएंगे यमुना नदी, सोन नदी, कोसी नदी, घाघरा नदी और रामगंगा। हाँ, रामगंगा के अलावा गोमती नदी, गंडक नदी और क्या लिखा महानंदा। हाँ, ये सब जितने भी जो नदियाँ हैं वो गंगा की सहायक नदियाँ। हाँ, आगे अब हम लोग थोड़ा जानते हैं कि जो लोग थे यात्रा क्यों करते थे। देखिए हम लोग क्या-क्या जाने, हम लोग हिस्ट्री के बारे ये जाने कि सबसे पहले लोगों ने क्या किया, पहले हम लोग उसके बारे जाने, फिर लोगों ने धीरे-धीरे वो पशुपालक बने, फिर वो गाँव में रहना शुरू किया, और अब हम लोग जानेंगे कि अब जब गाँव में बसे तो फिर वो क्या किए, वह एक स्थान से दूसरे स्थान क्या किए, यात्रा करना शुरू कर दी। हाँ, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर जो लोग थे वो यात्रा क्यों करते थे। तो चलिए सबसे फास्ट बात करेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल आप रियलिटी से भी ले सकते हैं, रियल लाइफ से ले सकते हैं कि हम लोग भी यात्रा करते हैं। हम लोग भी एक बेटर नॉलेज के लिए, एक बेटर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। अच्छा, हम एक एक एजुकेशन को एक प्रॉपर, क्योंकि देखिए अगर गाँव में आप रहते हैं तो गाँव में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस या बहुत सारे स्कूल ऐसे भी नहीं आपको मिलेंगे जहाँ पे एजुकेशन का एक प्रॉपर स्तर मिले। हाँ, जिसके कारण जिसके पास पैसा होता है वो शहर की ओर आते हैं और अच्छी खासी वो एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। तो एक ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि काम की तलाश में। देखिए देख सकते हैं कि जो गाँव वाला व्यक्ति होते हैं, गाँव वाला जो वो क्या करते हैं, अधिक पैसा कमाने के लिए, अपना आय को बढ़ाने के लिए वो शहर की ओर आते हैं। तो अब हम लोग आते हैं हिस्ट्री के बारे। हाँ, तो बोले कि जो हम लोग के जो पूर्वज थे, माने कि जो अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो बोले कि लोग यात्रा क्यों करते थे? तो लोग यात्रा करने के कुछ कारण दिया हुआ। सबसे पहले कारण जो है, लोग यात्रा करने का वो कारण है कि काम की तलाश में। क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति जब तक उसका काम का ज़रूरत पड़ेगा तो वो तलाश करते रहेगा, जिसके कारण उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। बात करें देखिए, आप कोई भी हम लोग नौकरी का तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो देखिए अगर आपको कहीं भी अदर राज्य हो गए या कहीं कहीं अदर स्टेट में आपको मिल जाए या अदर जिला में कोई मिल जाए, तो आपको क्या करना, घर-द्वार छोड़ के जाना पड़ता है ना। तो बोला कि काम की तलाश में लोग क्या करते हैं, यात्रा करते थे। उसके बाद दूसरा कारण बोला कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण। देखिए जहाँ पर हम लोग रहते हैं, देखिए, तो बहुत सारे आपको एरिया इस तरह से मिलेंगे जहाँ पे अब खासकर बिहार को ले लीजिए। हाँ, तो बोला कि बिहार में देखिए कोसी नदी है ना, तो बोला कि उन सब के आस-पास काफ़ी बाढ़ बाढ़ आ जाते हैं, बाढ़ आ जाते हैं। तो बोला कि इन सब बाढ़ के कारण क्या होते हैं, बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं ना, उन सब अपने आस-पास को ज़मीनों को बेच कर कहीं दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण होगा कि बोला कि एक सेनाएँ दूसरे दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए, क्योंकि देखो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए हैं। युद्ध में क्योंकि पहले का राजा का एक ही उद्देश्य होता था कि अपना साम्राज्य को विकास करना, अपना साम्राज्य का किस तरह से विकास करेंगे, जिसके लिए वो क्या करते थे, एक सेनाएँ हाँ, दूसरे सेनाओं पर क्या विजय हासिल करने के लिए वो क्या करते थे, यात्रा करते थे कि किसे किस तरह से उसको हम अटैक करें और उसका ज़मीन को अपने पास हड़प लें। हाँ।
तीसरा कारण बोले तो जो भी व्यापारी होता था, व्यापारी क्या करते थे, उसके पास जो भी वस्तुएँ होती थी, सोना चाँदी, हाँ, तो वो क्या करते, वो दूसरे स्थानों पर ले जाने के लिए भी यात्रा करते थे और वहाँ ले जाकर वो क्या करते थे, वो अपने वस्तुओं को एक उच्च से अधिक दामों पर वो क्या करते, वो बेचते थे, हाँ। एक है व्यापारी। दूसरा बात करें तो जो भी हम लोग का धार्मिक गुरु होता है, धार्मिक गुरु क्या करते हैं, लोगों को शिक्षा और उपदेश देने के लिए भी वो क्या करते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। उसके बाद जैसे कि कुछ लोग हो गया, कुछ लोग नए और रोज़गार, हाँ, रोज़गार को खोजने के लिए भी जो व्यक्ति होता है, वो क्या करते हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, हाँ। ये था पूरा एनसीईआरटी। देखो हम लोग अभी और भी पा देंगे, अगर जब भी पूछे आपसे कि लोग यात्रा क्यों करते थे, तो ये एनसीईआरटी बुक में ये सब कंटेंट को दिया गया था, तो मैं इसको अपना भाषा में लिखा हुआ, हाँ। तो इसको आप समझ आइएगा कि यात्रा क्यों करते थे, काम की तलाश हो गया, प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो गया, या बोला कि एक सेना के दूसरे सेना को विजय हासिल करने के लिए हो गया। दूसरा कारण हो गया कि व्यापारी अपनी मूल्यवान वस्तु को बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। दूसरा कारण हो गया, आगे बात करें तो धार्मिक गुरु होते हैं, वो अपना उपदेश दूसरे को सुनाने के लिए या अपना शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या अपना धर्म का प्रचार करने के लिए भी लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। बात करें तो कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने के लिए भी क्या करते थे, यात्रा किया करते थे, हाँ। आगे अब चलिए वो तो पढ़े कि हिस्ट्री में लोग यात्रा क्यों करते थे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि वर्तमान की बात करें कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। देखिए आज लोग यात्रा करने का कुछ बहुत सारे कारण है। पहला कारण है कि काम की तलाश में आजकल बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो खासकर बेरोजगार है, वो काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पर यात्रा किया करते हैं। दूसरा हो गया कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण, अभी भी प्राकृतिक आपदाओं वाले का जो मामला है वो खत्म नहीं हुआ है। हर जगह बाढ़, भूकंप कहीं न कहीं आते रहते हैं, जिसके कारण जो व्यक्ति हैं वो अपने घर द्वार छोड़-छाड़ के कहीं अलग सेफ ज़ोन में वो चले जाते हैं। तीसरा बात करें तो व्यापारी अपनी मूल्यवान वस्तुओं को दूसरे स्थान ले जाने के लिए और बेचने के लिए यात्रा करते हैं, हाँ। तो इस तरह से वो क्या करते थे, आदमी अभी भी आज भी प्रेज़ेंट में, हाँ, लोग जो क्या करते हैं, यात्रा कर रहे हैं, हाँ, आगे। अब हाँ, देखिए अब तो हम लोग जान लिए लोग यात्रा करते थे, ठीक। अब हम लोग जानेंगे कि जो लोग यात्रा करते थे, तो यात्रा करने के दौरान उन्हें किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बोला कि किसी भी देश या उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण पर्वत हो गया, पहाड़ी हो गया, नदियाँ हो गया या समुद्र के द्वारा की जाती है। देखिए, किसी भी देश बात करें, तो किसी भी उपमहाद्वीप की बात करें, उनकी प्राकृतिक सीमा का मतलब कि जो स्वतः नेचुरल ने हम लोग को बनाया, हाँ। तो बोला कि वो बनाया है, तो बोला कि वो क्या करता है, वह एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। तो देखिए प्राकृतिक सीमा में पर्वत हो गया, पहाड़ी हो गया, नदियाँ हो गया, समुद्र हो गया, हाँ। लेकिन देखिए हमारे हमारे पूर्वजों के लिए इन सब नदियों को पार करना, पहाड़ों को पार करना, समुद्र को पार करना आसान बात नहीं था। क्योंकि देखिए अभी के लिए हम लोग तो आसान बात है, क्योंकि हमारे पास आधुनिक हथियार है, हवाई जहाज़ है, हाँ, शिप्स हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो इनके द्वारा हम लोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उसके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके कारण उसको यात्रा करना काफ़ी जोखिम भरा होता था, ठीक है? बोला कि हमारे पूर्वजों के लिए इन प्राकृतिक सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन बोला कि जिसने चाहा वह कर सकता है। देखिए, हर जगह यही लिखा हुआ है कि जिसने जिसने भी होता है कि नहीं, हर कोई बोलता है कि तुम ये नहीं कर सकता है, लेकिन एक मोटिवेशन होता है ना, एक समय के बाद अगर आदमी कोई भी चाह ले, हाँ, कि हमको ये करना है, तो वो आदमी ऑब्वियस सी बात है कि वो सक्सेस करेगा, हाँ। तो इसलिए बोला कि सबको डरे हुए थे कि हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं, हम किसी को ढूँढ नहीं सकते हैं, लेकिन किसी ने हिम्मत किया कि नहीं, हमको ढूँढना है, हमको अपने आप को डेवलप करना है, किसी देश का निर्माण करना है। जिससे देखिए भारत की खोज कैसे हुआ? जब वास्को डी गामा जब इंडिया आए, हाँ, तो इंडिया आए तब ना वो खोज कर पाया। इस तरह से उससे पहले भी तो लोग थे, लेकिन नहीं आए, उसने हिम्मत किया, तो आज हम लोग जान रहे हैं कि जो इंडिया है कि हम लोग का किस तरह से एक यूरोपियों के साथ हम लोग का एक जुड़ाव था, हाँ। तो बोला कि हमारे जो पूर्वज थे, इन प्राकृतिक सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन जिसके कारण बोला कि जिसने चाहा वो पार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने उसने हिम्मत किया, उसने जोखिम भरा अपना एक उद्देश्य को चैलेंज किया, जिसके कारण वो कर पाए, हाँ। बोले कि वे सभी लोग क्या करें, अब देखो जिसने चाहा वो पर्वतों को छू लिया, गहरे समुद्र को पार कर लिया, और बोला कि वो नदी तालाबों इन सबको पार करते हुए वे एक जो उसका लक्ष्य था वहां तक वो पहुंच गए, ठीक है। बोले कि वे सभी लोगों ने बोले कि और वे सभी लोग उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग, अब क्या हुआ जब इस तरह से लोगों ने खोजा कि नहीं हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, और तो इस तरह से लोगों क्या हुआ, एक देश से मतलब कि एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप की ओर आए और आके यहीं बस गए, हाँ। बात करें तो लोगों के आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया है, हाँ। देखिए अब ये जो शब्द बोला कि लोगों के आवागमन ने, जैसे कि देखिए अब देखिए कि अभी भी बात करें तो इंडिया में आपको बहुत सारे कल्चर्स मिलेंगे, हाँ। क्योंकि देखिए इंडिया में भी बहुत सारे देश के लोग यहाँ आ गए, इंडिया वाले लोग बहुत सारे विदेशों में जाके बस गए। इस तरह से ये होता है कि देखिए उसका जो टेक्नोलॉजी है, उसका एक कल्चर है, उसका जो है ना, जो यहाँ पे इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट मतलब कि इस तरह से वो आपको चेंजिंग मिलेगा, हाँ, एक विविधता का आपको यहाँ दिखने को मिलेगा, हाँ।
तो इसलिए बोला कि जब लोगों के आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को काफ़ी समृद्ध कर दिया, काफ़ी एक यूनिक कर दिया। हाँ, बोला कि कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, उसके अलावा संगीत को रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में वह एक दूसरे के विचारों को अपनाने लगे। हाँ, जैसे देखिए, अगर बात करें तो हमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर आप में कोई ख़ासियत है, हाँ, तो अगर आप बाहर जाते हैं या बाहर से व्यक्ति कोई यहाँ आता है, तो उस मेथड को जानकर आप आसानी से उसका यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, हाँ, ये इस तरह से करने से इंसान को काफ़ी सुविधा हो सकता है और काफ़ी बेनिफिट्स होगा। हाँ, चलिए आगे। चलिए, अब हम लोग ये जानें कि जो व्यक्ति था, हाँ, जब यात्रा करते थे तो उसको यात्रा के दौरान क्या-क्या कष्ट होता था, ठीक है? अब हम लोग जानेंगे थोड़ा अपने देश के बारे में, हाँ, कि आखिर जो हम लोग का देश है वो किस तरह से नाम में रखा गया, ठीक है? बात करें तो हमारा जो देश है, प्रायः हम लोग अपने देश के लिए इंडिया और भारत जैसे नामों का हम लोग प्रयोग करते हैं। बोला कि बात करें तो इंडिया शब्द, हाँ, इंडिया जो शब्द निकला है वो इंडस से निकला। हाँ, इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है? बोले कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने, हाँ, सिंधु को हिंदूस, हाँ, बात करिएगा, सिंधु को हिंदोस या इंदोस के नाम से पुकारते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में बन जाने का क्वेश्चन, हाँ, कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व, हाँ, उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने, हाँ, ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस के नाम से पुकारते थे। हाँ, और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया के नाम से पुकारते थे। हाँ, ये सब कौन थे? ये थे ईरानियों और यूनानियों के द्वारा। हाँ, बात करें तो भारत का नाम का प्रयोग है ना उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। हाँ, और इस समूह का उल्लेख, हाँ, इस समूह का जो उल्लेख है, बात करें तो अरबिक 3500 वर्ष पूर्व पुरानी जो कृति है ऋग्वेद, हाँ, हम लोग जानते हैं कि हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, हाँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, हाँ, और अथर्ववेद, हाँ, उनमें से बोला कि जो सबसे पुरानी जो वेद है, जिसका नाम है ऋग्वेद, हाँ, उनमें से बात करें तो 3500 वर्ष पुरानी में ये बात मिलता है कि हाँ, भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले इंडिया के तौर से किया जा रहा था। और जब इस नाम का प्रयोग किया जा रहा था, धीरे-धीरे इस नाम का प्रयोग अब देश के रूप में किया जाने लगा। ये आपको समझ में आ गया होंगे, हाँ, कि इंडिया का प्रयोग किस तरह से किया जाता था। चलिए आगे। अब चलो हम लोग अतीत के बारे में और भी हम लोग जानते हैं, हाँ, कि चलिए अब अतीत के बारे में हम लोग अब थोड़ा आते हैं ऑथेंटिक टॉपिक्स में, हाँ, कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूँढ अतीत के बारे अगर सबसे जानने का जो एक मेथड तरीका है ना, अच्छा तरीका है, एक बेटर तरीका है, वो क्या है कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूँढना और पढ़ना। हाँ, अतीत के बारे जानकारी का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अतीत का किताब पढ़िए, हाँ, जो पहले जो हमारे की बात करें तो जो भी ऋषि-मुनि था, हाँ, जो पांडुलिपि लिखे थे, उस सबको पढ़िए, आपको एक ऑथेंटिक आपको सोर्स मिलेंगे, हाँ। तो बोला कि अतीत में प्रायः हम पुस्तकों को हाथ से लिखे जाते थे। पहले तो वो उस तरह से प्रिंटिंग प्रेस था भी नहीं कि उसको एक कंप्यूटराइज़ के द्वारा लिखा जाता था। आज हम लोग के पास कंप्यूटराइज़ है, जिसके द्वारा हम लोग लिखते हैं। हाँ, तो बोला कि अतीत में प्रायः जो पुस्तकों को हाथ से लिखे जाते थे, हाँ, और हाथ से लिखे जाने के कारण ही इन पुस्तकों को पांडुलिपि हम लोग कहते थे। हाँ, पांडुलिपि जो है वह एक लैटिन भाषा से बना है। देखिए, जब ये सब क्वेश्चन क कभी-कभी बन जाते हैं कि पांडुलिपि किस भाषा से बना हुआ है, तो पांडुलिपि एक लैटिन शब्द से बना, हाँ, जिसका जो अर्थ होता है हाथ, हाँ। बात करें तो ये पांडुलिपियों का और बोला कि ये जितने भी जो पांडुलिपियाँ हैं, प्रायः इसको लिखने के लिए ताड़पत्तर, हाँ, ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज, हाँ, भुर्ज नामक पेड़ों की छाल में विशेष तौर से तैयार, हाँ, भोजपत्र पर लिखी जाती थी। हाँ, तो ये पहले तो लिखने के लिए कागज़ का निर्माण भी नहीं हुआ था। तो क्या करते थे हमारे जो मानव थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो क्या करते थे पेड़ों के छालों पर लिखते थे। हाँ, उनमें से पेड़ों का एक छाल बहुत अच्छा नाम है ताड़ क्या ना भुर्ज भुर्ज, हाँ, भुर्ज नामक जो पेड़ है, वो हिमालय के आस-पास आपको काफ़ी मिलेंगे। हाँ, तो बोले कि इन पेड़ों के छालों पर ये लिख कर मतलब कि तैयार करते थे, हाँ। बोला कि इतने वर्षों से अब बात करें देखिए हम लोग पांडुलिपि पर देखिए हम लोग जाने कि पांडुलिपि को हाथों से लिखा जाता था, हाँ, तो और ये क्या था पेड़ों के छालों पर लिखा जाता था। लेकिन देखिए जिस तरह से अभी हम लोग बुक्स को कुछ समय के लिए रख सकते हैं, लेकिन उसी तरह से पांडुलिपि को ज़्यादा लॉन्ग समय तक हम लोग नहीं रख सकते। लॉन्ग समय तक रखने के लिए आजकल हम लोग कंप्यूटराइज़ हो गया, डिजिटल हो गया, अलग-अलग तरह के हम लोग को मेथड आ गया, हाँ। तो बोला कि इतने वर्षों में कई सारे पांडुलिपियों को क्या हुआ कीड़ों ने खा लिया गया और बोला कि कुछ पांडुलिपियों को नष्ट कर दिया गया। हाँ, देखिए ये जो बात बोला कि कीड़ों ने खा लिया, देखिए बहुत सारे पांडुलिपि को रखने के लिए देखिए उस तरह से एक ऑथेंटिक व्यवस्था नहीं था और बोला कि कुछ पांडुलिपि को नष्ट कर दिया गया। देखिए नष्ट क्यों कर दिया गया? देखिए नष्ट कर देने का कारण ये है कि जैसे कि अगर किसी ने अपना एक कोई टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया है या किसी आयुर्वेद को खोज किया है, तो वो चाहते हैं कि जो इसका आयुर्वेद है ना, को नहीं जान पाए या हम किसी के बारे में लिखें तो वो सिर्फ़ इसका जो नॉलेज है, वो सिर्फ़ मेरे पास ही रहे, किसी के पास नहीं रहे, जिसके कारण वो क्या करते थे, इन पांडुलिपियों को नष्ट कर देते थे। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ पांडुलिपि अभी भी हमारे बचे हुए हैं और अभी भी हम लोग इन इन पांडुलिपियों का प्रयोग हिस्ट्री में सोर्स के तौर से हम लोग करते हैं।
बोला कि ये सभी पांडुलिपियाँ जो हमें मिले हैं वो मंदिर और विहारों से प्राप्त हुए। हाँ, और बात करें तो इन पांडुलिपियों में जो हमें मिले हैं उनमें से पांडुलिपि को जब पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि उनमें से हमें धार्मिक मान्यताओं हो गया, व्यवहारों हो गया, राजाओं के जीवन हो गया, उसके अलावा औषधियाँ हो गया, ये विज्ञान आदि के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। जब आप पांडुलिपि पढ़िएगा तो इन सब के बारे में हमको जानकारी मिलती है। बात करें तो पांडुलिपि के अलावा हमारे यहाँ महाकाव्य महाकाव्य जैसे कि महाभारत हो गया, महाकाव्य हो गया, कविताएँ हो गया, नाटक हो गया, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बात करें तो पांडुलिपि है ना, पांडुलिपि को लिखने में प्रायः हम लोग प्रायः संस्कृत वर्ड का प्रयोग किए जाते थे। लेकिन अभी भी हम लोग को कुछ ऐसे पांडुलिपि मिले हैं जिसमें से उनमें से पांडुलिपि को लिखने में प्राकृतिक हो गया या तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता था। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग जो जो तभी लोग करते थे वो आम लोग करते थे। हाँ, चलिए हम लोग आगे पढ़ रहे थे। अब थोड़ा अतीत के बारे में हम लोग और कुछ जाने। हाँ, तो बात करके इतिहास को जानने के लिए हम सब क्या करते हैं, हम सब अभिलेखागार का अध्ययन करते हैं। अभिलेखागार का अध्ययन करते हैं। अभिलेखागार मतलब कि कहीं भी लिखा हुआ। हाँ, चलिए आगे। तो बोला कि अभिलेखागार क्या होता है, तो बोला कि अभिलेखागार में पत्थर होता है, पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए हमको लिखे हुए मिलते हैं। हाँ, अभिलेखागार अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको बहुत सारे ऐसे पत्थर या शिलाएँ आपको मिलेंगे, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको कठोर पत्थरों में कुछ न कुछ लिखा हुआ है। हाँ, इन सब आपको उतर के मिले। हाँ, बोला कि कभी-कभी शासक या अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। देखिए यहाँ एक जो बात बोला था कि पत्थर का बात बोला था ना कि देखिए आप पत्थर में देखिए ये देखिए हम लोग कागज़ में लिखते हैं तो कागज़ में लिखने के बाद देखिए क्या होता है, उसको अगर कीड़े ने खा लिए तो वो फिर नष्ट हो जाएँगे। हाँ, देखिए जिस तरह से बात करें तो पांडुलिपि को लिखते थे तो क्या होता है, उसमें कीड़ा लग जाता था या उसको नष्ट कर देते। लेकिन अगर आप पत्थर पे एक बार लिखवा लेते तो वो नष्ट नहीं होगा, ना उसको कीड़े खाएँगे। तो उसकी संभावना लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी रह जाते थे। हाँ, तो बोले कभी-कभी शासक या अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से मैं वो बता रहा था। तो बोला कि इतिहास को अधिक समय तक जानकारी प्राप्त करने के लिए हाँ, तो बोला कि इतिहास क्या करते थे, वह एक अपने अभिलेखों को मतलब कि धातु के एक अभिलेखों में पत्थर हो गया या धातु हो गया, उस पर क्या कहते कठोर अक्षरों पर उसमें लिखवाते थे। हाँ, कभी-कभी शासक या अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। अभी भी अगर बात करें इसका एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं, तो आप कहीं भी रोड अगर बन रहा होगा तो वहाँ पे देखिएगा लिखा रहता है माननीय विधायक हाँ, फलना-फलना के द्वारा इतना-इतना के द्वारा बनाया गया। कहीं पुल अगर बना हुआ हो तो ना पत्थर में लिखाए जाते हैं ताकि ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए लिखा रहे। हाँ, बल्कि कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिले हैं जिनमें से राजाओं और रानियों सहित हाँ, अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण को उतारे गए हैं। देखिए हम लोग को जो भी अभिलेख मिले हैं उसमें से खासकर हम लोग को उन अभिलेख के बारे हम लोग को राजाओं के बारे खासकर हमको ज़्यादा जानकारी मिलती है। प्राय जो शासक होते हैं और उन अभिलेखों में हमको उन सब के बारे में जानकारी मिलती है जो राजाओं ने लड़ाइयों में अर्जित विजयों मतलब कि जो विजय हुआ था उन सब के बारे में लेखा जोखा वो करवाते थे। हाँ, बात करें तो इतिहास में अन्य कई वस्तुएँ भी मिली है और इनका प्रयोग हम लोग लाई जाती हैं। देखिए इतिहास में हमें बहुत सारे ऐसे सोर्स मिले हैं जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और बोले कि ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले जितने भी जो पुरातत्वविद हैं, उन सबको पुरातत्वविद कहते हैं। किसको बोले? कि इतिहास में हमें बहुत सारे ऐसे वस्तुएँ मिली जैसे कि बात करें तो घड़ा हो गया हाँ, घड़ा हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, इन सब को हम लोग क्या करते हैं, हमको मिला। पहले तो हम लोग एक पांडुलिपि देखे, पांडुलिपि के अलावा भी जब हम लोग ये करते एक्जीबिशन करते हैं, खुदाई करते हैं, हाँ, खुदाई करने के बाद हमको क्या मिलता है, ईंट हुआ, पत्थर हो गया, आभूषण हो गया, इन सब मिलता है और इनका प्रयोग हम लोग इतिहास को जानने के लिए तौर से करते हैं। और बोला कि इन सब वस्तुओं को अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। देखिए, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। देखिए, जो भी पुरातत्वविद होते हैं, हाँ, तो पुरातत्वविद होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ईंट से बनी हुई वस्तुओं, इमारतों के अवशेष, चित्र या मूर्तियों का अध्ययन करते हैं और औजारों, हथियारों और बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्के की प्राप्ति के लिए हाँ, छान-बीन तथा खुदाई भी करते हैं। देखिए, जो भी पुरातत्वविद होते हैं, देखिए पहले तो हम लोग पांडुलिपि का अध्ययन किए, हाँ, उसके अलावा हम लोग जब कहीं भी खुदाई करते हैं तो उसके अलावा हमको ईंट हो गया, पत्थर ये सब जब मिलते हैं ना, तो इन सब का भी अध्ययन करते हैं और इन सब का अध्ययन से हम हिस्ट्री के बारे में काफ़ी एक पता कर सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, उसका जो एक लाइफ़स्टाइल था वो किस तरह से था। हाँ, बोला कि खुदाई के दौरान कुछ वस्तुएँ हम लोग को जो मिली है, जब हम लोग खुदाई करना शुरू करते हैं, तो बोला कि खुदाई के दौरान कुछ वस्तुएँ हमें पक्की मिट्टी से मिली है तथा कुछ धातु की भी हमें प्राप्त हुई है। हाँ, बोला कि ऐसे तत्व जो मिले हैं, वो कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने के कारण ही मिल पाए हैं।
आपको आपको लग रहा हो कि सर ये सब कैसे मिलेगा? देखिए हम लोग अभी पढ़े कि देखिए पांडुलिपि को लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग नहीं रख सकते थे, जिसके कारण उसको हम रखने के लिए हम लोग एक शिलालेख में लिखवाते थे। हाँ, इसी तरह से ये चट्टान हो गया, पत्थर हो गया, धातु के सिक्के हो गए, ये सब लॉन्ग टर्म तक क्या कहते हैं सुरक्षित रहते थे, जिसके कारण हमें हमारे जो हिस्टोरियन है, हमारे जो पुरातत्वविद है, उसको मिले, नहीं तो हमको कोई एविडेंस नहीं मिल पाते। देखो पुरातत्वविद इतिहास की जानकारी को जानने के लिए वे लोग जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों का भी अध्ययन करते हैं। देखिए हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बुक्स पर ही डिपेंड्स होते हैं। वह तो चट्टान हो गया, पर्वत हो गया, उसके अलावा जो चिड़िया हो गया, मछलियाँ हो गया, इन सब की हड्डियों का भी अध्ययन करते हैं, ताकि हमको कुछ एविडेंस मिल जाए कि जो हमारे पूर्वज थे, वो उसका जो किस तरह से वो सर्वाइव कर रहे थे। हाँ। तो बोला कि अतीत के बारे में हम कैसे जानें? हाँ, चले तो बोला कि इसमें से जो भी पुरातत्व हाँ, बोला कि पुरातत्वविद को जानने में मदद करते हैं। अगर हम चिड़िया हो गया, मछली की हड्डी के बारे जानते हैं, तो हमारे जो पुरातत्वविद है उसको ये जानने में मदद करते हैं कि अतीत में लोग क्या करते थे और क्या खाने का जो तरीका था वो क्या था? हाँ, तो बोला कि वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाए। देखिए अगर अब ये सब जो वनस्पति है, मछली-उछली हो गया, इन इन सब के जो अवशेष हैं बहुत कम ही बच पाते हैं। बोले कि यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, तो बोला कि वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। देखिए देखिए कुछ-कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं लेकिन बहुत कम ही मिले हैं, क्योंकि बहुत सारे अवशेष हमको सड़ जाते हैं। देखिए पांडुलिपि हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, तो पांडुलिपि हो गया, अभिलेख हो गया तथा पुरातत्वविद से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत किसको बोलते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो बोला कि इतिहासकार हमने किसे कहते हैं? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, और स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। देखिए इसमें ये बताया गया जो हमारे जो हिस्टोरियन होते हैं, इतिहासकार होते हैं, वह एक स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत से क्या होता है, वो एक कहीं न कहीं वो स्रोत का रास्ता ढूँढते हैं कि कहीं हमको कुछ स्रोत मिल जाए कि जिसके कारण जो मानव थे वो रहते थे तो कैसे रहते थे इनके बारे में। और जब बोला कि इनके बारे में हमको कुछ जानकारी मिल जाती है, तो फिर वो हम लोग क्या होता है, वो उसका हिस्ट्री बारे जानना, पढ़ना काफ़ी रोचक हो जाता है। हाँ, और बोला कि क्योंकि धीरे-धीरे हाँ, अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं और धीरे-धीरे फिर अतीत का निर्माण होने लगता है। हाँ, चलिए आगे बात करें तो इतिहासकार तथा पुरातत्वविद अब बात करें तो एक इतिहासकार हो गया हिस्टोरियस हाँ, उसके बाद पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट हाँ। तो इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं, जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने के तौर से करते हैं। जिस तरह से सीआईडी हो गया, रॉ हो गया, इन सब जो एजेंट क्या करते हैं, वो गुंडों हो गया, आतंकवाद हो गया, इन सबको पकड़ने में मदद करते हैं। उसी तरह से जो इतिहास का या पुरातत्वविद है, वह इतिहास को जानने के लिए इन सबको एक जासूस की तरह काम करते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं अतीत जो है वह एक है या अनेक है? चलिए बोले कि हमारे इतिहासकारों द्वारा अतीत शब्द का जो प्रयोग किया गया, वो बहुवचन के रूप में किया गया। हाँ, बहुवचन के रूप में क्यों किया गया? इसलिए किया गया है क्योंकि अलग-अलग समूहों के लिए अतीत के अलग-अलग मायने होते हैं। जैसे बोला कि कृषक हो गया, पशुपालक का जीवन या राजाओं और रानियों का जीवन तथा व्यापारी हो गया तथा शिल्पकारों का जीवन में बहुत भिन्नता थी। जैसे इसमें ये जो बात बोला कि अतीत का जो प्रयोग हुआ बहुवचन के तौर से किया गया है। क्यों किया गया? देखिए रीज़न इस बात का है कि जैसे कि देखिए राजा की बात करें, राजा हो गया, कृषक हो गया, पशुपालक हो गया या राजा-रानी हो गए, अलग-अलग इन सब का जीवन का बात करें तो हिस्ट्री में एक अलग ही महत्व है। सबका एक अलग-अलग मायने है। इसीलिए बोला कि अतीत को एक बहुवचन के तौर से प्रयोग किया गया है। जैसे हालाँकि जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग हाँ, अलग-अलग व्यवहार और रीति-रिवाज़ों का पालन करते थे। रि देखिए, ऐसा नहीं कि आज भी देख सकते हैं कि हमारे जो हमारे भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे, उसका रहने का, खाने का तरीका एक अलग ही है। हाँ, उसमें एग्ज़ाम्पल एक दिया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो बोला कि अंडमान द्वीप समूह के बोला कि जो लोग हैं, जो बोला कि अधिकांश लोग जो है ना अपना भोजन प्राप्त करने के लिए वो मछलियाँ पकड़ते हैं और बोला कि इसके विपरीत हाँ, वो इसके विपरीत जैसे कि जो अंडमान में जो रहने वाले लोग हैं, उसको जीने के लिए वो मछलियों का ज़्यादा मतलब प्रयोग करते हैं। वही अगर शहरों की बात करें तो शहरों में जो रहने वाले लोग हैं, वो खाद्य आपूर्ति के लिए मतलब कि खाने की प्राप्ति के लिए वो खासकर अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं और इस तरह के भेद अतीत में भी देखने को हमको मिलते हैं। बोले कि उस समय के जो शासक थे, उस समय के जो शासक थे, जो राजा थे, अपने विजयों का लेखा-जोखा करते थे, हाँ, जिसके कारण हम उन सब लड़ाइयों के बारे हमें जानकारी अतीत में मिलती है। लेकिन जैसे कि शिकारी हो गया, मछुआरे हो गया या संग्राहक हो गया, कृषक हो गया, पशुपालक हो गया, इन आम लोगों के बारे हमें कार्यों का लेखा-जोखा उतना अतीत में हमें नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो अपने आप को लिखवाना पसंद नहीं करते। देखिए अभी भी हम लोग नॉर्मल बात करें, देखिए हम लोग स्टूडेंट हैं, हाँ, देखिए हम लोग भी उस तरह के जितने लाइफ में हमारे जो भी घटनाएँ हो रहा है, हम लोग उसको नहीं लिखते हैं। लेकिन वही आप सरकार की बात कीजिए, देखिए मोदी सरकार अभी है, तो वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो कहीं न कहीं लिखवा के रखते हैं। क्यों? ताकि वो उसके पास उतना ये सोर्सेस हैं, हम लोग को उतना सोर्सेस नहीं है, जिसके कारण क्या करते हैं हम लोग
हम लोग सब नहीं लिखवाते हैं। तो उसी तरह से हिस्टोरियन में भी जो भी बात करें तो एक नॉर्मल तबके का जो व्यक्ति था, किसान था, पशुपालक था, हाँ, तो ये सब क्या करते थे, कहीं भी हिस्ट्री में लिखवा के नहीं रखते थे, हाँ। तो बोला कि इ इस जिसके कारण जितने भी जो आर्कियोलॉजिस्ट है, इन सब के जानकारी की उतना प्रॉपर उसको जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, तो बोला कि पुरातत्वविद की सहायता से उनके जीवन के बारे में जानने में हमारी मदद करती है। फिर भी हम लोग के जो भी कुछ-कुछ एविडेंस अभी भी मिले हैं, जिसके बारे हम इन सब लोगों के बारे में जानकारी हमें मिल रही है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा तिथि के बारे में पढ़ते हैं और फिर धीरे-धीरे हम लोग टॉपिक अब खत्म की ओर जाएँगे, हाँ। देखिए, बोला कि तिथियों की गणना जो हम लोग करते हैं, जितने भी हम लोग जो तिथि जो लिखते हैं, बोले कि तिथियों की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक, हाँ, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से हम लोग करते हैं। बात करें अगर हम 2000 वर्ष कहने का अगर बात करें, उसका तात्पर्य क्या है कि ईसा मसीह के जन्म से, हाँ, जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है, हाँ। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ को, हाँ, ईसा मसीह जन्म के पूर्व की, मतलब कि ईसा मसीह जन्म के पहले के जितने भी जो तिथियाँ हैं, उसके पीछे हम लोग ईसा पूर्व लगाते हैं। ईसा पूर्व या उसको बोल सकते हैं ईसा से पहले के रूप में जाने जाती है। देखिए, अब कुछ वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश और हिंदी में, हाँ। बात करें तो अंग्रेजी में जहाँ बीसी को, हाँ, जहाँ बीसी लिखा रहता है, उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ईसा पूर्व। मतलब कि जो जीसस क्राइस्ट थे, इससे पूर्व की घटना है। ईसा पूर्व को हम लोग बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व के नाम से हम लोग जानते हैं। कहीं-कहीं आपको अगर एडी आपको मिलेगा तो एडी को हिंदी में बोलते हैं ई, या इंग्लिश में उसका फुल फॉर्म हो जाएगा एनो डोमिनी, हाँ। एनो डोमिनी का मतलब क्या हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष, या जहाँ भी कहीं किसी भी शब्द में ई लिखा रहेगा तो समझ लीजिएगा वो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, हाँ। बोले देखो, कभी एडी की जगह वो है क्या, कभी हम लोग क्या करते हैं, एडी की जगह अब हम लोग सीई का प्रयोग करते हैं, और बीसी की जगह अब हम लोग बीसीई का प्रयोग करते हैं। क्यों? बोले कि सीई का प्रयोग अब कॉमन ईरा के तौर से हो गया है, और बीसीई का प्रयोग अब बिफोर कॉमन ईरा के तौर से किया जाता है, हाँ। बात करें तो विश्व के अधिकांश देशों में इन तिथियों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि देखिए ये सब जितने भी एडी हो गया, बीसी हो गया, इन सब का प्रयोग हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अब विश्व के अधिकांश देशों में जितने भी जो हिस्टोरियन है, इन्हीं सब तिथियों का प्रयोग करते हैं। बात करें तो भारत में इन सब तिथियों का प्रयोग है ना, बात करें तो 200 वर्ष पूर्व में ही प्रारंभ हो गया था, हाँ। अब देखो, अब क्या करें, अब धीरे-धीरे बीपी का भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। बीपी का प्रयोग क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट या वर्तमान से पहले का प्रयोग किया जाता था, हाँ। देखिए, ये था पूरा टॉपिक, आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा, हाँ। तो देखिए, ये पूरा हम लोग क्लास 6 का जितने भी जो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पार्ट था, उसको हम लोग पूरा एक डिटेल के साथ हम लोग क्या किए, उसको कवर किए, हाँ। तो इसका और भी पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। इसका जब सेकंड टॉपिक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।